अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लीजिएगा। जो लोग लेक्चर ज्वाइन करते जाएं, लोग मुझे मैसेज करते रहिएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कौन कौन लोग ज्वाइन कर चुके हैं।
जी, स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। हर दफ़ा नया लिंक होता है। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया, इस लिंक को लेके आप ज्वाइन करेंगे। जी, अभी भी 2 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। ज़रा दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा ज्वाइन करने के लिए। आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, लेकिन शायद इंटरनेट ठीक नहीं था, या आपकी डिवाइस ऐसे लग रहा था कि जैसे कनेक्टेड नहीं है। तो दोबारा एक दफ़ा रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा या दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। इकरा की रिक्वेस्ट मुझे मौसूल हुई थी, लेकिन इमीडिएटली ख़त्म हो गई। तो इकरा आप दोबारा रिक्वेस्ट करेंगी तो ज्वाइन कर पाएंगी। यामीन, आपने ये क्रड कंप्लीट कर लिया? अगर कंप्लीट कर लिया तो आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा, ज़रा दिखाइएगा। स्ट्रीम यार्ड लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस लिंक को लेके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे
अपना वर्क डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जी, आप दोनों की डिवाइस ऐसा लग रहा है कि कनेक्टेड नहीं है। मेरे पास रिक्वेस्ट आप हज़रात की आ चुकी हैं, लेकिन दोबारा ट्राई कीजिएगा। डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, शायद इंटरनेट स्पीड का इशू है या कुछ और है। चलें जी, कोई इशू नहीं है। आप इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लीजिएगा एक आध दफ़ा। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट लिंक को क्लिक करें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइव, फेसबुक लाइव को। एक दो मिनट आपके लिए हैं अगर आप। चलें जी, इकरा ने हमें ज्वाइन कर लिया। जी इकरा, मैं आपको सुन सकता हूँ। अगर आप बात करेंगी और अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी तो आपकी स्क्रीन भी देख पाऊंगा। एक दो मिनट आपके लिए हैं अगर आप। जी अस्सलाम वालेकुम। ज्वाइन कर लिया। वालेकुम सलाम। आप फेसबुक लाइव को उधर से बंद कर दें। जी इकरा, मैं आपको सुन सकता हूँ अगर आप बात करेंगी। मेरी आवाज़ ज़रा रिपीट हो रही है, इसलिए फेसबुक लाइव की आवाज़ को बंद कर दें। ओके सर, शेयर की जगह पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? जी आप शेयर के जरिए? हाँ जी, शेयर के बटन पे हिट करें और इंटायर स्क्रीन जो पहला ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिएगा। शेयर स्क्रीन आ रहा है। जी करें। एक पॉपअप आएगा, उसमें इंटायर स्क्रीन वाले बटन को हिट कीजिएगा। दरमियान में एक स्क्रीन आ जाएगी, उसको क्लिक करके शेयर कीजिएगा। सर जी नहीं आ रहा। एंटायर स्क्रीन, साथ में एप्लीकेशन विंडो, क्रोम बस टैब। इंटायर स्क्रीन है, उसके दरमियान में एक विंडो नजर आ रही है दरमियान में। जी सर जी। उस पर क्लिक करें। जी हो गया। जी चलो जी, अब आपने जो कुछ किया अभी तक वो दिखाएं, कोई एरर है तो वो दिखाएं। जी सर जी। सर जी ये देखिएगा, जब मैं डेल पे क्लिक करती हूँ तो ये एरर आ रहा है। तो एक मिनट इधर इस रुकिएगा, बैक आइएगा जरा। बैक आइएगा। आप देखें, आपने यूआरएल बार नजर आ रहा है आपको ऊपर टॉप पे? जी। यूआरएल बार में क्या लिखा हुआ है डिलीट डॉट पीएचपी के बाद? वन आईडी। नहीं, क्वेश्चन मार्क के बाद इक्वालिटी साइन है और वन है। आईडी किधर? आईडी तो नहीं लिखा हुआ ना वहाँ पे। जी। तो आपने यूआरएल बार में जो वो जो आपने लिंक लगाया था वो ठीक नहीं लगाया।
आपने क्वेश्चन मार्क से पहले, वो क्वेश्चन मार्क के बाद आपने आईडी लिखना था, इसलिए आपको नोटिस आ रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी। अब आप लिस्ट डॉट पीएचपी वाले पेज को जरा ओपन कीजिएगा जहाँ पे डेल बटन लगा हुआ है। ठीक है, खोलिएगा जरा कोड को, जहाँ पे डेल बटन लगा हुआ वो दिखाइएगा। ये सर जी। हाँ देखें यहाँ पे आईडी, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद आपको आईडी लिखना है, वहाँ पे आपने आईडी नहीं लिखा, बस क्वेश्चन मार्क यहाँ कहाँ पे पे? क्वेश्चन मार्क ये नहीं है, ये तो क्वेश्चन मार्क वो वाला है जो पीएचपी स्टार्टिंग टैग है। डिलीट डॉट पीएचपी के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं है ये वाला जी। इसके बाद आप आईडी लिखें, सेव करें, और इसी तरह ऊपर भी नहीं, यहाँ पे थोड़ी आएगा, हर क्वेश्चन मार्क के बाद नहीं है। देखें ये क्वेश्चन मार्क पीएचपी वाला है, पीएचपी का जी, मैं स्टार्टिंग समझ टैग। गई। हाँ जी, शुक्र है। सेव करें इसको, कर दिया। चलें दोबारा एग्जीक्यूट करें, पेज को रिफ्रेश करके बैक आए, पहले बैक जाएं, बैक पेज पे जाएं एक दफ़ा। इतना भी नहीं, अगर लेफ्ट डिलीट को दबाएं। हो गया डिलीट? कुछ भी नहीं हो रहा। डिलीट तो हो गया ना, जिसको आपने डिलीट किया? हाँ जी, हो गया ठीक है। delete? ठीक जी, है, और आप एडिट करें, चलें यहाँ पे कुछ और डालें, इसके साथ कुछ और ऐड करें, शर्ट के साथ कुछ और लिखें ताकि हमें क्लियरली नजर आए। चलें रेड शर्ट, चलें इसमें भी आपने वो नहीं लगाया ना, आपको रीडायरेक्ट नहीं लगाया लिस्ट डॉट पीएचपी पे जाने के लिए जब अपडेट का लगाया। कोड, लेकिन अब गया तो नहीं ना वहाँ पे। यहाँ पे शायद नीचे कोई चलें ठीक है, अब दिखाएं ज़रा, लिस्ट डॉट पीएचपी पे जाएं, कहाँ पे लगाया आपने? लिस्ट पे नहीं लगाया, लेकिन एडिट वाले पे तो सारी वर्किंग की है जो आपने मतलब कल सिखाई थी। ये हाँ वाला लेकिन ये हेड यहाँ पे हाँ ये हुई नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई अब ये देखने की ज़रूरत है। देखें उधर जाके कोड हुआ एग्जीक्यूट, वो अपडेट हो गया। लिस्ट डॉट पीएचपी को नए टैब में ओपन करें ज़रा, लिस्ट डॉट पीएचपी को न्यू टैब में ओपन करें ब्राउज़र के अंदर। जी इकरा, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इकरा शायद उनका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गई है, या पता नहीं क्या हो गया। यामीन अब आप ज्वाइन कीजिएगा। यामीन साहब मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यामीन साहब मौजूद हैं? चलें जी, मेरा ख्याल हम आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। शायद यामीन साहब मौजूद नहीं है या शायद फिर ज्वाइन नहीं कर पा रहे। आज का हमारा टास्क होगा सेशंस।
PHP सेशंस को हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी। तो जो कुछ हमने अभी तक किया, ये इकरा की स्लाइड से आपने देख ही लिया किसी हद तक। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ और कुछ उसमें हिंट्स देता हूँ कि बाकी अब काम करने के क्या हैं जो आप लोग करेंगे। बस 1 मिनट मुझे दें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर उसके बाद इजीली आप मुझे देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि हम क्या कर चुके हैं और क्या करने जा रहे हैं। मैंने आपको ये सारा कोड कल हैंड ओवर कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसको देख के ही बनाया होगा, खुद से नहीं कुछ किया होगा, उसी को कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। लेकिन चलें, बहरहाल स्प्लायर्स और इकरा ने ये नहीं दिखाया कि स्प्लायर्स में भी बन गया कि नहीं बन गया। वो प्रोडक्ट के टेबल के लिए तो ये बना हुआ है, लेकिन स्प्लायर्स के लिए और इसी तरह कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के टेबल बना के उनके लिए भी ये क्रड बनाना था। और फरवा ने भी अभी तक कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। जुनैद ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो भी ज़रा बताइएगा। कल मैंने उनको लिंक दे दिया था एक। जी यामीन, चलें यामीन साहब, कोई बात नहीं। अगर आपकी स्पीड बेहतर हो जाए तो इस लेक्चर के एंड में आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा। अगर नहीं तो वरना कल याद रखिएगा, आप जब भी आप अच्छा फील करें तो आप मुझे ये डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिएगा कि आपने क्या कुछ किया अभी तक। बस इतना मैसेज करके बता दें कि अगर ये करंट आपका ठीक बन गया, अगर ठीक बन गया तो बहुत अच्छी बात है, किसी और वक्त में दिखा दीजिएगा। और अगर कोई इशू है तो चलें, बहरहाल एरर मुझे कमेंट्स में डाल दें, तो मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की, अगर इस तरह कर पाया तो। वरना कोड तो देख के ही एरर बताया जा सकता है ज़्यादा अच्छे तरीके से। शुक्रिया। और चले, मेरे ख्याल जुनैद ने और असद ने शायद अभी ज्वाइन नहीं किया। ज़बरदस्त। चलें जी, देखिएगा मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है। अब ज़रा देखिएगा हम करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ से प्रोडक्ट ऐड हो रही हैं, और प्रोडक्ट ऐड होने के बाद हम लिस्ट डॉट PHP पे चले जाते हैं। ये लिस्ट डॉट PHP है, और यहीं से हम एक लिंक लिस्ट डॉट PHP के लिए भी है, ऐड प्रोडक्ट के लिए भी है, और एक लिंक इधर के लिए है। तो अब हम चाह रहे हैं कि अपने इस सॉफ्टवेयर को ज़रा लुक एंड फील दें सॉफ्टवेयर वाली। अभी तो ये सिंगल पेजेस हैं, थोड़े से आपस में कनेक्टेड हैं कि हम एडिट करते हैं तो एडिट वाला पेज दोबारा हमें इधर ले आता है, डिलीट करते हैं तो डिलीट वाला पेज भी दोबारा हमें इसी पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है। लेकिन मज़ीद अभी सॉफ्टवेयर की लुक एंड फील नहीं आ रही, तो वो कैसे आएगी? तो अब हम ज़रा इसके हेडर और साइड बार बनाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बनेंगी। तो बहुत सिंपल है, एक आध मिनट में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ और फिर हम PHP सेशन पे बात करते हैं। सेशन क्या होते हैं इसको मैं ज़रा डिटेल में बताऊंगा। हमें एक हेडर चाहिए, हम चाह रहे हैं कि एक हेडर, मेन्यू वाला हेडर या बगैर मेन्यू के कोई ना कोई हेडर हमारे पास आ जाए और हम उसको अपने सॉफ्टवेयर का पार्ट बना लें। और अगर कोई साइड बार भी हमें चाहिए हो तो वो भी हम ले लें। ये एक मेन्यू हेडर है, ज़रा सिंपल सा है और अच्छा लग रहा है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। इसको एज इट इज़ उठाया। मैं अब ये सारा हेडर नहीं उठाता, इसके वो jQuery वगैरह वो ऑलरेडी हमारे पास इंक्लूडेड है, तो हम उसको नहीं उठाते। हम जस्ट इस कोड को उठा लेते हैं। HTML कोड को मैंने कॉपी कर लिया, और चलो ये हमारे पास सारे कोड लिखे हुए हैं।
अब हम चाह रहे हैं कि एक हेडर यहाँ पे लगाएं। हेडर कैसे लगाएंगे? तो इधर ही हम हेडर की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं header.php। फाइल को सेव किया और इसको लेके चलते हैं यहाँ पे header.php के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। ये मैंने फ़ाइल एक header.php के नाम से बना ली और यहाँ पे ये हेडर का सारा कोड मैंने डाल दिया। और साथ में ये करते हैं कि हमें चूँकि ये स्टाइल और ये सारा कुछ भी चाहिए तो यही यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डाल देते हैं। हेडर में स्टाइल वगैरह जितनी भी हैं, बूटस्ट्रैप के लिंक, वो हम list.php से उठा के यहाँ पे ले आए। और अब क्योंकि header.php हमारे पास क्रिएटेड है, अब हम चाह रहे हैं कि list.php पे इसको डिस्प्ले करवा दें। तो उसका सिंपल तरीका है, यहाँ पे एक दफ़ा और हम इंक्लूड कर लेते हैं, रिक्वायर वंस या इंक्लूड, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हेडर को हम इंक्लूड कर लेते हैं, header.php। हमें header.php चाहिए था तो ये header.php हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ये हो गई। अब हम चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं अपनी list.php वाले पेज को। जी, ये कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं आई, लेकिन हमें कोशिश करते हैं कि ये वैसी ही लुक एंड फील इसकी आना शुरू हो जाए। शायद वहाँ पे कुछ CSS भी होगी, तो वो CSS भी उठाने की कोशिश करते हैं, या वहाँ से कंप्लीट ही उठा लेते हैं। इधर ये देखिएगा, ये हमारे पास हेडर ऊपर आ गया टॉप पे, आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे से। इसी तरह हम एक साइड बार ढूंढ के, वह साइड बार भी यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, आपकी मर्जी है। लेकिन बहरहाल ये अब सॉफ्टवेयर, ये एक डैशबोर्ड, हम इसको अपना डैशबोर्ड कह सकते हैं। और साइड में अगर साइड बार शो कराना चाहें तो यहीं से हम कोई साइड बार भी कॉपी करते हैं, ढूंढते हैं, और साइड बार को भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो भी अच्छी सी साइड बार आपको लगे, एक ये साइड बार है, इसको भी उठाया जा सकता है। तो बहरहाल इस तरीके से आप साइड बार भी लगाएं। मेन्यू भी आपके पास आ गया है, तो मेन्यू के साथ अब हम यूँ कर सकते हैं कि ये मेन्यू हम बाकी फाइल्स पे भी लगाएंगे। हमारे पास एक और फाइल है, प्रोडक्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हमारा ये हेडर आना चाहिए। तो इस हेडर को वहाँ पे भी लगा देते हैं ताकि ये हेडर हमारे पास यहाँ पे भी डिस्प्ले हो। तो कैसे करेंगे? जैसे हमने list.php पे किया, तो इसको इंक्लूड यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे भी इसको PHP की टैग में टॉप पे इंक्लूड कर लेते हैं इसको। थोड़ी सी बैड प्रैक्टिस हम यूज़ कर रहे हैं कि हर जगह ये लिंक लगे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को स्मूथ करेंगे। अब इन लिंक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, या शायद ये एक्स्ट्रा है, तो फिर हम यूँ कर सकते हैं कि इन लिंक्स को हम हेडर में यूज़ करें। हेडर में ऑलरेडी ये हमारे पास मौजूद हैं, ये देखें, ये जैसे कि ये मौजूद हैं, तो जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं वो ऐड कर लेते हैं, बाकी को यहाँ से हम डिलीट कर दें। चलते हैं हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे भी। ये हेडर कुछ बहुत भद्दा सा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों को, ये HTML और CSS के इश्यूज़ हम कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये ख़त्म किए जा सकते हैं। ये चूँकि लिंक 2 दफ़ा इंक्लूड हो रहे हैं, तो शायद इस वजह से ये इशू है, इसलिए यहाँ से इसको उड़ा देते हैं, कट करते हैं। अब ये हमारा ये वाला पेज थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो हम देख लेते हैं कौन सी फाइल CSS की, कौन सा स्टाइल शीट इसके लिए मिसिंग है। तो स्टाइल शीट बेसिकली ये हो इस वजह से लाया कि हम मल्टीपल कोड्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमें चाहिए कि कोई एक टेम्पलेट, PHP टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट या बूटस्ट्रैप टेम्पलेट हम ढूंढें और वही सेम पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में यूज़ करें। इस तरीके से छोटे छोटे चंक्स मुख्तलिफ जगह से उठा के, यानी एक टुकड़ा कहाँ से उठा लिया, एक टुकड़ा कहीं से उठा लिया, तो स्टाइल ख़राब हो जाता है, सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो जैसा कि बहुत सारी ख़राबियाँ आपको नज़र आ रही हैं,
हमारा ये वाला पेज थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम इसको ठीक कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसी तरह ये भी हमारा पेज थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन बहरहाल इतना ख़राब नहीं हुआ जितना पहले वाला हो गया। तो इसका हल ये होता है कि आप एक HTML टेम्पलेट बहुत उम्दा सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा एक दफ़ा ढूंढ लें, फिर पूरी की पूरी वेबसाइट में उसी को ऐसे ही यूज़ करें। हमारा तो आज का मकसद ये था कि अब हम एक सॉफ्टवेयर की लुक एंड फील बना सकते हैं, और वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पे लिंक लगे होंगे, जैसे एक लिंक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, अब वो लिंक यहाँ पे आ जाएंगे हेडर के अंदर, और ये प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, इसी तरह यहाँ पे सप्लायर्स आप लिख दें और यहाँ पे क्लिक करने से supplier.php ओपन हो जाए और उसका ये लिस्ट आ जाए, और उसके आगे डिलीट, अपडेट और ये सारा कुछ लगा हुआ हो, और यहीं पे कहीं ऐड न्यू सप्लायर आ जाए। तो इसी तरह यहाँ पे सप्लायर्स के साथ कस्टमर्स कहीं पे ब्लॉक की जगह कस्टमर्स लिख दें, और उस पर जो आदमी क्लिक करे तो customer.php पे चला जाए, और उसी तरह सारी की सारी लिस्ट वहाँ पे ओपन हो जाए और साथ में ऐड न्यू कस्टमर आ जाए। तो ये एक सॉफ्टवेयर की लुक एंड फील आस्ता आस्ता बनना शुरू हो जाएगी। तो चलें हम अब सेशंस की तरफ चलते हैं। सेशन क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा समझिएगा, आपने देखा होगा, यूज़ किया होगा फेसबुक को। फेसबुक में ऐसा होता है कि आप फेसबुक को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद उस अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड आपको जहन नशीन होना चाहिए, और उसके जहन नशीन होने के बाद फिर आप जब भी फेसबुक को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए से आप फेसबुक को एक्सेस कर पाते हैं। इसके अलावा आप नहीं कर पाते। ये किस लिए है? ताकि फेसबुक हमें जान सके और हमारे रिकॉर्ड को ट्रैक कर सके, हमारे अकाउंट को ट्रैक कर सके, हमारे डाटा को ट्रैक कर सके। लिहाजा जैसे ही हम यूज़र नेम पासवर्ड दे के लॉगिन होते हैं तो सारा का सारा डाटा जो फेसबुक में नज़र आता है वो हमारा ही होता है, किसी और का नहीं होता। हमारा होता है या हमारी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग मौजूद हैं उनका डाटा होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी XYZ साहिब की वो जो वॉल है हमारे सामने ओपन हो जाए, हमारी ही वॉल ओपन होती है। ऐसे ही है जैसा कि हमारे घरों में होता है या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में होता है कि लोग बाहर खड़े होते हैं, हम लोग भी घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो बाहर जाते हैं, और जाते ही हम जो साहिब बाहर मौजूद होते हैं उसको देख के अगर उसको हम पहचान लें, रिकग्नाइज कर लें, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि इन साहिब को अंदर आने की इजाज़त देनी है या बाहर से ही कोई रिप्लाई कर देना है। और अगर हम उनको पहचान ना सकें तो हम उनको कहते हैं कि आप अपना तारुफ करवा दें और अपना पर्पज़ बता दें कि क्यों तशरीफ़ लाए हैं। तो वो साहिब अपना तारुफ करवाते हैं, अपना पर्पज़ बताते हैं, गोया कि उन्होंने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया आपके साथ। अब आप उनको जान गए और उनके आने का मकसद भी पहचान गए, तो अब आप उनको उनके अकॉर्डिंग ही जो भी उनका पर्पज़ है उसके मुताबिक आप जवाब देंगे। तो इसी तरह सारे के सारे सॉफ्टवेयर भी वो चाहते हैं कि जो भी यूज़र उनके पास आए उसकी आइडेंटिफिकेशन उनके पास हो, उनकी आइडेंटिटी उसके पास हो, उसको वो जान लें। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट तो ये होती है, लेकिन अब दूसरे पर्सपेक्टिव से ज़रा देखिएगा कि हम वेब को यूज़ कर रहे होते हैं, वेब टेक्नोलॉजीज़ को कनेक्ट होने के लिए, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हम वेब को यूज़ करते हैं। और वेब में हमने पढ़ा था कि वेब एक प्रोटोकॉल का नाम है HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल में दो चीज़ें होती हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बहुत स्टार्ट में हमने पढ़ लिया था। अब इस HTTP प्रोटोकॉल की एक और स्टेट ज़रा सुनिएगा वो क्या होती है। HTTP प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल होने का मतलब क्या है कि इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। मेमोरी नहीं होती तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ये किसी को पहचान नहीं सकता, रिकग्नाइज नहीं कर सकता। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट इसके पास आती है, कोई यूज़र HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए से किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो वो सर्वर उस यूज़र को पहचान नहीं सकता कि वो कौन है, पहले हमारे पास आया है या नहीं आया। ये ऐसे ही है
जैसे घर के दरवाजे पे नॉक किया, जैसे कोई साहब खटखटाएं और एक जो 1-1.5 साल का बच्चा बाहर चला जाए और वो बाहर वाले साहब उसको मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन बता रहे होते हैं, फलां को बुला दो, ये कर लो, वो कर लो, वो हर एक के जवाब में हंस के दिखा रहा होता है, बस और कोई काम नहीं करता, उसकी कोई मेमोरी नहीं होती, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, क्या कहा जा रहा है और इस तरह की बातें, जब तक कि वो थोड़ा सा समझदार नहीं हो जाए। तो इसी तरह जैसे वो बच्चा बाहर जाके बस बातें सुन के हंसी रहा होता है या अपने काम में मगन होता है और देखी जा रहा होता है, कोई आगे से एक्शन नहीं लेता कि उसके पास रिकग्निशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, बाहर साहिब जो बात कह रहे हैं उसको समझने का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है। इसी तरह HTTP प्रोटोकॉल भी ऐसे ही है, आप एक सर्वर को जितनी मर्तबा चाहे एक्सेस करें वो आपको ट्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि वो HTTP प्रोटोकॉल के जरिए से आप उसको एक्सेस कर पा रहे होते हैं। और HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वो स्टेटलेस होता है, उसकी कोई मेमोरी नहीं होती। एक रिक्वेस्ट तो 50,000 मरतबा भी एक कंप्यूटर से उसके पास आए तो वो ये नहीं समझ पाता कि ये 50,000 मरतबा पहले भी मुझे एक्सेस कर चुका है, वो हर दफ़ा ये समझता है कि ये कोई साहिब नए आए हैं, तो वो हर एक दफ़ा हर रिक्वेस्ट को नया कंसिडर करता है, न्यू रिक्वेस्ट कहता है। ये मतलब है स्टेटलेस प्रोटोकॉल होने का। अब जब HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस है, इसको समझ कुछ नहीं आती, इसकी मेमोरी कुछ नहीं होती, ये डिनाइज नहीं कर पाता, तो फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि वो आइडेंटिफाई करे यूजर्स को, रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करे कि रिक्वेस्ट किस यूजर ने भेजी है, कौन है रिक्वेस्ट करने वाला, और जो डाटा दे रहा है वो किस यूजर का है, ताकि उसको उस यूजर के अकाउंट में सेव करें। जब वो तलब करे तो हमें मालूम हो किसका डाटा देना है। तो क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस है, वो इस तरह का कोई मैकेनिज्म इटसेल्फ अपने अंदर नहीं रखता, तो इसके लिए वेब टेक्नोलॉजीज में एक कॉन्सेप्ट आता है सेशंस का। बेसिकली सेशन कंप्यूटर की मेमोरी बनते हैं, HTTP प्रोटोकॉल को फैसिलिटेट करते हैं कि तुम खुद तो ये बात इस बात की सलाहियत नहीं रखते कि लोगों को पहचान लो, तो अब पहचानने के लिए एक कॉन्सेप्ट है सेशन। ये सेशन के जरिए से अब हम यूजर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जितनी भी सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती हैं हर रिक्वेस्ट को ट्रैक किया जा सकता है कि वो कहाँ से आई है, किस यूज़र ने भेजी है, ये यूज़र हमारे पास पहले हाथ से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे कहा जाता है कि रजिस्टर कर लो, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर उसका डेटा उसको हैंड ओवर किया जाता है, उसके अलावा किसी और का डेटा उसको नहीं दिया जाता। तो एक सिंपल सी बात तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि सेशन क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मैकेनिज्म है, रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार है। जो भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास आती हैं वो कहाँ से आ रही हैं, किस यूज़र ने भेजी हैं, तो ये इस चीज़ को ट्रैक करने का मैकेनिज्म जो है वो सेशन है। अब ज़रा समझिएगा कि सेशन वर्क कैसे करते हैं, सेशन बेसिकली होता क्या है। एक जेनेरिक सी डेफिनेशन तो आपको मालूम हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है, कैसे हम इस चीज़ को ट्रैक कर पाते हैं। सेशन बेसिकली एक अरे होती है जो सर्वर पे क्रिएट की जाती है। जैसे ही सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर सेशन पे उसका रिकॉर्ड चेक करता है, सेशन की अरे में उसको देखता है। अगर सेशन की अरे में उस रिक्वेस्ट का कोई रिकॉर्ड मौजूद हो, कोई उसके बारे में कोई मालूमात सेशन की अरे में मौजूद हो, तो सर्वर ये समझ लेता है कि ये फलां साहिब हैं। अगर वहाँ पे कोई रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो इमीडिएटली उसको कहता है कि जी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, हम आपको नहीं जानते। तो बेसिकली ये एक अरे है, एक टेबल है, जैसा कि मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड्स के पास एक रजिस्टर पड़ा होता है और आप उधर जाके अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं, और जो रोज़ के आने वाले हैं उनको तो वो पहचानते हैं, और जो रोज़ के नहीं आने वाले होते तो उनको वो रजिस्टर से वेरीफाई करते हैं कि ये साहिब हमारे रजिस्टर में इनकी एंट्री मौजूद है या नहीं है।
अगर एंट्री होती है तो उसको जाने देते हैं। तो बेसिकली ये एक रजिस्टर है सर्वर का अरे की सूरत में। तो तमाम रिकॉर्ड जो भी रिक्वेस्ट उनके पास आ रही होती है उनके रिकॉर्ड इस अरे में मैनेज किए जाते हैं और फिर इस अरे को देख के यूज़र को ट्रैक किया जाता है। चलें जी, थोड़ा सा मज़ीद हमें इसको थोड़ा सा आइडिया ले लिया। अब हम चलते हैं इसको प्रैक्टिकली काम करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे ये सेशन की अरे क्रिएट की जाती है, कैसे ये वर्क करती है और क्या आइडेंटिफिकेशन का या ऑथेंटिकेशन का क्या मैकेनिज्म होता है। तो अब हम बेसिकली सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल बनाने लगे हैं जो हर सॉफ्टवेयर में होता है, उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल क्या होता है, इसमें 2 3 4 चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं, एक तो इसमें रजिस्ट्रेशन होती है, साइन अप मॉड्यूल होता है, साइन अप करना होता है आपने, और दूसरा इसमें चीज़ होती है लॉगिन की। अब अपना यूज़र नेम पासवर्ड अगर आप पहले से साइन अप किया हुआ है, आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो अब आप लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। और कभी ऐसा होता है कि आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड भूल गया है, तो फॉरगॉट पासवर्ड का इसमें एक चीज़ होती है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो आपको क्या करना है, रीसेट पासवर्ड भी इसी का पार्ट होती है। तो फॉरगॉट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, लेकिन बहरहाल दोनों अलग अलग भी कंसिडर की जा सकती हैं। तो ये 3 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके लिए हमें एक डेटाबेस में टेबल रिक्वायर्ड है, मैंने वो पहले से बना रखा है। आप ज़रा उसको एक नज़र देख लीजिएगा, फिर आप भी अपने पास इसको बनाइएगा और स्लोली हम सेशन की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास इन्वेंट्री का टेबल है, इसके अंदर एक टेबल मैंने इन्वेंट्री का डेटाबेस है और उसमें ये एक टेबल है यूज़र्स के नाम से। आप भी ये यूज़र्स के नाम से एक टेबल बना लीजिएगा। यूज़र्स के नाम से जो टेबल है उसमें आईडी है, यूज़र का जो भी यूज़र आएगा उसका फुल नेम क्या है, उसका यूज़र नेम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, और ये रिकॉर्ड कब क्रिएट किया गया और कब अपडेट हुआ। ये 2 4 चीज़ें इसमें टोटली 7 कॉलम्स हैं इसके, और आपके सामने आप भी इसको बना लीजिएगा। अब हम इसको लेके ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पढ़ने लगे हैं और इसके ज़िमन में फिर हम सेशन को देखेंगे। तो मैंने इसकी ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर 3 4 चीज़ें बताई हैं, हम उनमें से एक पार्ट को लेके चलेंगे, बाकी पार्ट आप खुद ही करेंगे। और अगर आपको कोई इसमें दुश्वारी आए तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। इसमें पहला पार्ट तो ये होगा कि साइन अप करना। साइन अप करना क्या होता है कि यूज़र को एक फॉर्म दिखाएंगे, उसमें ऊपर लिखा होगा साइन अप, और एक उसमें इनपुट फील्ड होगी फुल नेम की, एक इनपुट फील्ड होगी कि आपका यूज़र नेम क्या, आप अपना यूज़र नेम जो रखना चाहते हैं वो रख लें। एक इनपुट फील्ड होगी फॉर्म की ईमेल, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, और एक इनपुट फील्ड होगी पासवर्ड की कि आप अपने अकाउंट का पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, और दूसरा एक और इनपुट फील्ड होगी पासवर्ड कंफर्म की कि आप अपना पासवर्ड दोबारा लिख लें, कंफर्म कर लें। ऐसा ना हो कि आप कह कुछ रहे हो और लिख कुछ रहे हो और बाद में आपको पासवर्ड आपका मैच ना हो पा रहे। तो इसलिए ये तकरीबन 5 फील्ड्स होंगी, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्म। 5 इनपुट फील्ड्स का एक फॉर्म आप बनाइएगा, और यूज़र जब सबमिट के बटन पे हिट करेगा तो आपने सिंपली ये काम करना है, वो सारी की सारी चीज़ें उठा के डेटाबेस में एज इट इज़ डाल देनी है, टेबल में, इस यूज़र्स के टेबल में इंसर्ट करवा देनी है। और ये काम आपने पहले से किया हुआ प्रोडक्ट वाले टेबल में। ये वाला काम सेम यहाँ पे जैसे ये फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे आप ये कीजिएगा कि साइन अप लिख दीजिएगा। ये जैसे मेरे पास ये फॉर्म है, ऊपर यहाँ पे साइन अप लिख दीजिएगा और नीचे इस तरह जो भी यहाँ पे फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और इस तरह इनपुट फील्ड्स बढ़ा लीजिएगा, और ये काम आप कर पाएंगे। हमारा काम लॉगिन से स्टार्ट होगा। हम लॉगिन करके देखेंगे कि यूज़र को लॉगिन कैसे करेंगे। बस हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक यूज़र हमने क्रिएट कर लिया, एक साइन अप बना लिया हमने। तो मैंने ये पहले से मेरे पास एक एंट्री मौजूद है, एक यूज़र क्रिएटेड है और उसका पासवर्ड भी लिखा हुआ। आप पासवर्ड को ऐसे हार्ड कोडेड ना लिखिएगा, सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है जो, बल्कि इसको इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर कीजिएगा। इनक्रिप्ट करके कैसे आप स्टोर करेंगे, आप MD5 एक हैशिंग का मैकेनिज़्म है, इनक्रिप्शन का मैकेनिज़्म है। MD5 एक फंक्शन है PHP में,
उसको यूज़ कीजिएगा तो आपका पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं, हम एक लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम है लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्म ही चाहिए होगा, तो एक लॉगिन फॉर्म ढूंढते हैं। कोई सा भी लॉगिन फॉर्म यहाँ से उठा लेते हैं और फिर उसको लेके हम काम करते हैं। ये लॉगिन फॉर्म उठा लेते हैं। ये HTML, एक नई फाइल बनाई, फाइल को सेव किया, इसका नाम हमने रख लिया login.php। तो हम लॉगिन करके देखेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। साइन अप आप खुद कर लीजिएगा। फॉरगॉट पासवर्ड और जो दूसरी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, रीसेट पासवर्ड, वो भी कुछ मुश्किल काम नहीं है, वो अपडेट से रिलेटेड है। अब अपडेट की क्यूरी आपके पास चलेगी और वो भी आप खुद कर पाएंगे। लॉगिन ज़रा ट्रिकी है, इसी के साथ हम सारा कुछ वो सीख पाएंगे कि कैसे सेशन क्रिएट होता है। CSS भी उठा के मैंने इसी पेज में डाल दी। चलते हैं जी, अब login.php को एक्सेस करते हैं। अब हम चाहेंगे कि ये वाला पेज, प्रोडक्ट ऐड करने वाला पेज और इसी तरह list.php वाला पेज, ये बगैर साइन अप हुए कोई एक्सेस ना कर पाए। अभी तो कोई भी आदमी आता है, वो स्टूडेंट क्रिएट करता है या कुछ भी ऐसा सिस्टम में इन हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि जो भी साहिब हमारे सिस्टम को एक्सेस करना चाहें वो साइन अप करें। पहले साइन अप किए बगैर वो ना आ सके इस पेज पे। तो हम इस तरफ जा रहे हैं बेसिकली, login.php। तो ये देखें जो डिज़ाइन था एज इट इज़ हमारे पास आ चुका है। अब हम ज़रा लॉगिन के लिए, ये यूज़र नेम है और पासवर्ड है, हम ज़रा इन फील्ड्स को एक दफ़ा देख लें कि ये क्या है और कैसे वर्क करती है। यूज़र नेम ये इनपुट फील्ड है, इसका नेम नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे साथ में लिख देते हैं इसका नेम भी, यूज़र नेम, सॉरी यूज़र नेम और ईमेल। यूज़र नेम लिखते हैं, सॉरी नेम, यूज़र नेम। और ये पासवर्ड है, पासवर्ड की चलें यहाँ पे भी एक इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट होता है, एक नेम, वो होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हम डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इधर भी इसका नाम लगा दें तो अच्छा है। लॉगिन फॉर्म, ठीक हो गया जी। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे चल के हम मज़ीद देखते हैं कि फॉर्म का एट्रीब्यूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कहीं शायद आपको फॉर्म का एट्रीब्यूट मिलेगा। चलें जी, यहाँ पे कहीं फॉर्म का एट्रीब्यूट दिख नहीं रहा, तो हम खुद से उसको क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम फॉर्म को सबमिट कर पाएँ। तो एक फॉर्म जनरेट करते हैं यहाँ से। ये मुझे ये वाला भी चाहिए, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके ये नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। फॉर्म का टैग किसी ने नहीं यूज़ किया तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, फॉर्म। इसमें टाइप जो है एक्शन आना चाहिए, इसमें मेथड आना चाहिए, मेथड को हम पोस्ट यूज़ कर लेते हैं, और फॉर्म का एंडिंग टैग जो है वो बटन के बाद इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सबमिट बटन है और इसके बाद इसको आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं। बाकी नीचे भी कुछ इनपुट फील्ड्स हैं लेकिन उनको हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो किसी और पर्पज़ के लिए हैं। ये नीचे वाली जो इनपुट फील्ड है, यूज़र नेम और ईमेल, ये फॉरगॉट पासवर्ड के लिए, रीसेट पासवर्ड के लिए, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। और ऊपर वाली ये जो इनपुट फील्ड्स हैं दो, ये साइन इन, ये फॉरगॉट पासवर्ड के लिए, लिहाजा इसको भी हम यूज़ नहीं कर रहे। हमारा टास्क ये दरमियान वाली इसके साथ है। चलें जी, अब हम ज़रा पेज को रिफ़्रेश करते हैं और सबमिट के बटन को हिट करते हैं, लॉगिन के बटन को हिट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है।
क्योंकि हमने एक्शन में कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ तो अभी वो कहीं जा नहीं रहा। अब हम करते हैं एक्शन को, एक्शन इसी पेज पे सारा का सारा डेटा रीडायरेक्ट हो रहा है। अब हम करते हैं नीचे चल के PHP का टैग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे प्रिंट आर लिख देते हैं कि हमारे पास पोस्ट आ रही है कि नहीं आ रही। पोस्ट, पोस्ट को प्रिंट करते हैं क्योंकि डेटा हमें पोस्ट में आएगा। और यहाँ पे इको प्री का टैग भी लगा देते हैं। चलें, अब हम सबमिट के बटन को हिट करते हैं तो ये देखिएगा नीचे डेटा हमारे पास आ रहा है, शो हो रहा है। हम इसी पेज पे लॉगिन मॉड्यूल यही इसी पेज पे बना लेते हैं, किसी और पेज पे नहीं जाते। और यहाँ पे हम साथ में ऊपर ये भी लिख देते हैं कि अगर ये पेज, ये कोड तब एग्जीक्यूट होना चाहिए जब हमारे पास पोस्ट एग्जिस्ट करे। इज सेट, यहाँ पे पोस्ट को लिख लेते हैं और पोस्ट में हम चाह रहे हैं कि यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। पोस्ट तब एग्जिस्ट करेगी जब हम सबमिट के बटन पे हिट करेंगे। चलेंगे, अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि यहाँ पोस्ट से हम डाटा निकालें और वेरिएबल्स में स्टोर कर लें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र नेम का एक वेरिएबल बनाया और पोस्ट को, पोस्ट से यूज़र नेम निकाला, यूज़र नेम हमने निकाल के यूज़र नेम में स्टोर कर लिया। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़र नेम के साथ हमें पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड भी यहाँ पे लिख दिया और इस वेरिएबल को भी नाम दे देते हैं पासवर्ड का। अब हमने ये कर लिया कि पोस्ट से जो यूज़र नेम और पासवर्ड सबमिट किया है वो सारा का सारा हमें मिल चुका है। अब हमने उसको वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट टास्क ज़रा समझिएगा वो क्या है। अब हमने ये यूज़र नेम पासवर्ड हमें मिला, इसको लेके हमने वेरीफाई करना है कि ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। ये देखें, ये हमने इसके साथ वेरीफाई करना है कि ये यूज़र और ये पासवर्ड अगर मौजूद है तो ठीक है, हम कहेंगे लॉगिन यूज़र है, पहले से रिकॉर्ड इसके हमारे पास मौजूद हैं। अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, इसको कहेंगे भाई साहब साइन अप कर लो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि आप डेटाबेस पे क्यूरी लगाएं और चेक करें कि ये यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। अब हम क्यूरी लगाएंगे और आपको मालूम है कि क्यूरी लगाने से लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए होता है और कनेक्शन हमें ये लाइन लिखने से अवेलेबल हो जाएगा। ये एक छोटी सी लाइन और इसके बारे में डिटेल हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते। और यहाँ पे उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं टॉप पे। जैसे ही पोस्ट हमें मिलती है तो उसके अंदर हम पहले कनेक्शन इंक्लूड कर लेते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हमने कमेंट कर दिया। कनेक्शन हमें मिल गया तो अब हमें क्यूरी चाहिए। क्यूरी यहाँ पे क्या आएगी ये ज़रा समझने की है। देखेंगे यहाँ पे क्यूरी हम लिखेंगे, बेसिकली यहीं से लिख लेते हैं। पहले इधर से लिख के यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ होगी और वो पहले से लिखी हुई थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर, कौन सा स्टूडेंट हम यूज़र ढूंढना चाहते हैं जिसका यूज़र नेम, इसका यूज़र नेम कुछ हो, वो यूज़र नेम ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ और खुद से भी लिख सकता हूँ, जिसका यूज़र नेम ये हो और उसका पासवर्ड कुछ हो, जो भी हो वो यहाँ पे हम देना चाह रहे हैं। जो यूज़र देगा वो पासवर्ड होना चाहिए। तो ये देखें, ये जिसका यूज़र नेम दिस और पासवर्ड दिस हो तो वो स्टूडेंट ढूंढ के लाया जाए। तो मैंने एक राशि क्यूरी यहाँ से लिख ली। अब मैं इसको यहाँ पे ले चलता हूँ। ये क्यूरी है, क्यूरी में थोड़ी सी हमने इसमें एडिटिंग करनी है। पासवर्ड डॉट, यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, पासवर्ड सही है जी। जिसका पासवर्ड ये होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और
एंड ऑपरेटर को आप पहले से जानते हैं कि ये क्या है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम, यहाँ पे हम सिंगल कोट ऐड करते हैं और फिर उसके बाद ये डालते हैं और उसके साथ ही हम यूज़र नेम डाल दें, बल्कि हम इसको भी पासवर्ड को भी ऐसे यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें सहूलत हो जाए। डॉट ऑपरेटर को ख़त्म कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। पासवर्ड भी स्ट्रिंग है, अभी हमने क्यूरी लिख ली, अब इसको एग्जीक्यूट करना जरूर। तो पहले क्यूरी को वेरीफाई आप कर लीजिएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। मैं उसको वेरीफाई नहीं करता, जस्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। एक रिजल्ट्स का वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि ये क्यूरी जो है मुझे रिटर्न कुछ करेगी, और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मालूम है SQLi अंडरस्कोर क्यूरी का एक फंक्शन यूज होता है, और उसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कनेक्शन और प्लस क्यूरी, ये दोनों इसको दे दी। और अब मैं रिजल्ट को फेच करता हूँ। अगर कोई रिकॉर्ड मुझे मिलेगा तो इट मीन्स के लॉगिन हूँ, और अगर कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला तो इट मीन्स मैं लॉगिन नहीं हूँ। तो चलते हैं, एक इफ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिकॉर्ड या रो जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहें बना लें, और इसी तरह MySQLi अंडरस्कोर फेच, हमने कल इसको भी यूज़ किया था, अरे, और इसको हम रिजल्ट्स पास करेंगे। अगर रिजल्ट मिल जाएंगे तो इट मीन्स यूज़र लॉगिन है, और अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो यूज़र लॉगिन नहीं है। यहाँ पे एक मैसेज में शो करा देता हूँ, लॉग इन, और नीचे चल के हम एक मैसेज शो कराते हैं एल्स वाले पार्ट में, साइन अप। चलें, अब हम चलते हैं और जाके यूज़र नेम पासवर्ड, पेज को रिफ्रेश करके हम यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करते हैं। मैंने पेज रिफ्रेश किया और यहाँ पे ये देखें नीचे लिखा हुआ है साइन अप करें, आपका यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं वही यूज़र नेम यहाँ पे पास करता हूँ जो हमने वहाँ पे डेटाबेस में रखा हुआ है, तो अब देखिएगा दूसरा मैसेज आ जाएगा, ये देखें लॉग्ड इन, ये यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। हमने यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे जो रखा हुआ वही टाइप किया तो वो आ गया हमारे पास। ये देखिए हमारे पास यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड हमारे पास ये लिखा हुआ है। मैं वो टाइप किया तो हमारे पास मैसेज लॉग्ड इन का आ गया। तो इट मीन्स हम लॉगिन कर चुके हैं। अब लॉगिन कर चुके हैं तो अगर मैं रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो रिकॉर्ड प्रिंट भी होगा। प्रिंट आर कर दें तो ये रिकॉर्ड जो भी डेटाबेस में मौजूद है वो सारे के सारे आ जाएंगे। रो को मैं प्रिंट करवाऊँ, ये देखिएगा वो रिकॉर्ड जो डेटाबेस में मौजूद है वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वो सारा कुछ आ चुका है। और आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे इसको दोबारा डाल देते हैं। ये सारे रिकॉर्ड जो डेटाबेस है। अब यहाँ पे मामला आया सेशन की अरे क्रिएट करने का। अब यहाँ पे हम सेशन क्रिएट करेंगे और फिर उस सेशन को एक्सेस करते रहेंगे। लेकिन हम सेशन को एक्सेस करने से पहले सेशन के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। PHP में सेशन कैसे क्रिएट किया जाता है और उसकी अरे कैसे होती है। तो चलते हैं ज़रा एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से आप रेफर, मैं ये साइट इसलिए खोल रहा हूँ ताकि रेफरेंस के लिए आप अच्छे से इसको
दोबारा रिव्यू भी कर सकें। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल सेशन के बारे में मौजूद है, आप डिटेल से उसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो सेशन की अरे को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है सेशन को स्टार्ट करना। तो सेशन को स्टार्ट करने के लिए ये एक फंक्शन यूज़ होता है, इसको जहन नशीन कर लीजिएगा। जब भी आप सेशन की अरे को एक्सेस करना चाहें तो पहले आपको सेशन स्टार्ट करना होगा। और सेशन स्टार्ट कैसे होगा, ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे, PHP का बिल्ट इन फंक्शन है। इस फंक्शन के ज़रिए से आप सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप सेशन स्टार्ट होगा तो फिर सेशन की अरे आपके लिए एक्सेसिबल होगी, अदरवाइज वो एक्सेसिबल नहीं होगी। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि सेशन में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए ये अरे है, तो अरे की तरह ही देखें, आप देख रहे हैं सेशन की अरे वो ऐसे यूज़ होगी $_सेशन, और फिर अरे है तो अरे की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। जो भी आप इसमें सेव कराना चाहें अरे के फॉर्मेट में आप सेव करवा सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करना, सेशन में डेटा स्टोर करवाना, और अरे है तो अरे से डेटा निकालना भी आपको आता है, तो मुश्किल नहीं है। और सेशन को प्रिंट आर भी किया जा सकता है। और आखिर में काम होता है सेशन को डिस्ट्रॉय करना, सेशन को अनसेट करना या डिस्ट्रॉय कर देना। तो उसके लिए एक फंक्शन, दो फंक्शन है, सेशन अनसेट या सेशन डिस्ट्रॉय। ये सेशन को उड़ा देते हैं, यूज़र की डिटेल्स वहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ करें तो आप सेशन, तो बेसिकली हमने 3 स्टेप्स देखे, सेशन स्टार्ट करना, सेशन एंड करना, और सेशन में वैल्यू ऐड करना और रिट्रीव करना। चलें जी, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि सेशन को जब हम एक्सेस करना चाहें तो सेशन को स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन मैंने वैसे ही लिखा, तो सेशन से मुतालिक जितने भी फंक्शन थे वो आ गए, और मैंने यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दिया टॉप पे ही। अब मैं यहाँ पे सेशन की अरे को एक्सेस कर सकता हूँ। बेसिकली अब मैं यहाँ पे सेशन को एक्सेस करने लगा हूँ। अब ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थी, तो इन सब को मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ। मैं डिलीट इसलिए नहीं करता ताकि आपके लिए रेफरेंस रहे। अब मैं सेशन की अरे को स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सेशन की अरे कैसे बनती है आपको मालूम है, मैंने अभी आपको दिखाई थी। कैपिटल में सेशन लिखें, ये सेशन की अरे है। और सेशन में अगर आप कुछ स्टोर करवाना चाहते हैं तो क्या स्टोर करवाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सेशन में यूज़र की आईडी स्टोर करवा दूं, सेशन में यूज़र का यूज़र नेम स्टोर करवा दूं, सेशन में उसका ईमेल स्टोर करवा दूं। ये 3 चीज़ें मुझे कभी चाहिए होंगी तो मैं इधर स्टोर करवा देता हूं। जो चीज़ें आप सेशन में स्टोर करवाना चाहें यूज़र के बारे में, वो आप करवा सकते हैं। जितनी मर्जी चीज़ें चाहें आप स्टोर करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो बहरहाल मैं 3 चीज़ें स्टोर करवाता हूँ। एक तो यूज़र की आईडी, तो आईडी स्टोर करवानी है तो उसके लिए वेरिएबल भी आईडी रख देते हैं, इंडेक्स भी आईडी सेट करते हैं, और मेरे पास वो आईडी मौजूद है। तो रो के अरे में, रो में वो मौजूद है। आईडी स्टोर करवा दी, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। आईडी के बाद मुझे यूज़र नेम भी स्टोर करवाना है, तो यूज़र नेम भी यहाँ पे लिख दिया। और तीसरी चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पे ईमेल। तो सेशन में मैं 3 चीज़ें यूज़र की लिखवा रहा हूँ, यूज़र की आईडी, ईमेल, ये तीनों चीज़ें मैंने सेशन की अरे में स्टोर करवा दी। चलें जी, अब हम दोबारा से लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हुआ। बेसिकली अभी तो कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी सहूलत के लिए ये करता हूँ कि सेशन को एक दफ़ा प्रिंट भी करवा देता हूँ, ताकि आपको लगे कि जो कुछ हमने किया वो ठीक भी हुआ कि नहीं हुआ। एक दफ़ा सेशन को प्रिंट भी करवा देते हैं। इस सेशन को भी मैंने नीचे प्रिंट करवा दिया। चलिए दोबारा लॉगिन करते हैं। देखिएगा जी, ये नीचे यहाँ पे ये एक वो आ रहा है,
हम उसको इग्नोर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे रहें, हमें सेशन की वैल्यूज़ यहाँ पे एक्सेसिबल हैं। सेशन में यूज़र की आईडी, यूज़र नेम और उसका ईमेल, ये तीनों मौजूद हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये एरर हम इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि इसको उठा के ले जाएं टॉप पे। सेशन की जो अरे होती है और सेशन स्टार्ट का जो फंक्शन है वो मोस्टली पेज के टॉप पे कॉल किया जाता है। तो वो सेशन स्टार्ट हम पेज के टॉप पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर ये एरर हमारे पास से नहीं रहेंगे। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई। सेशन की अरे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम इस सेशन को लेके अपनी यूज़र के पेजेस को और यूज़र की ऑथेंटिकेशन को हम चेक करेंगे। अब हम चाह रहे हैं लॉगिन हो चुके हैं, अब यूज़र को हम चाह रहे हैं कि list.php पे रीडायरेक्ट कर दें। तो उसके लिए सिंपल सा कोड हमने लिखा हुआ है, सेशन क्रिएट हो चुका है और यूज़र को list.php पे जाना चाहिए। हेडर लोकेशन का एक फंक्शन है, वो हम यूज़ कर लेते हैं। यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो फिर वो यहाँ चला जाए। इसकी भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको कमेंट करते हैं और सिंपली यूज़र को list.php पे ले चलते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसको हम ज़रा इस तरीके से दूर कर लेते हैं। हम यहाँ पे JS का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं रीडायरेक्शन के लिए। ये JS फंक्शन यूज़ कर लेते हैं ये रीडायरेक्शन के लिए। ये भी वही काम करता है जो ये कर रहा है। हेडर्स का कभी इशू आ जाता है, हमने यहाँ पे JS फंक्शन यूज़ कर लिया, विंडो लोकेशन रिप्लेस। चलिए दोबारा बैक चलते हैं। तो यहाँ पे जाके अगर हम लॉगिन करेंगे तो दोबारा लॉगिन हो पाएंगे और फिर उसके बाद यूज़र सीधा वहाँ चला जाएगा, एडमिन 1 2 3 4 5 6। ये देखेंगे हम यहाँ पे पेज पे आ चुके हैं। अब ज़रा देखना चाहते हैं कि अगर कोई साहिब बगैर लॉगिन किए इस पेज को एक्सेस करना चाहें तो वो एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ज़रा पहले सेशन को डिस्ट्रॉय करना देख लें कि सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे इसको साइन इन की जगह हम यहाँ पे साइन आउट का लिंक लगा देते हैं ताकि सेशन डिस्ट्रॉय किया जा सके। चलें जी, header.php पे जाते हैं, जहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है वहाँ पे हम, ये बटन है, अच्छा इसकी टाइप सबमिट कर देते हैं। हाँ हाँ, हम इसका लिंक ही बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। रहने देते हैं इसको, ऐसे टाइप रहने देते हैं। लिंक का टैग लगाते हैं यहाँ पे, इसको लिंक बना लेते हैं और यहाँ पे साइन आउट लिख लेते हैं, साइन आउट डॉट php, साइन आउट डॉट php और यहाँ पे लिखते हैं हम साइन इन। अब यहाँ पे क्लास लगा देते हैं यही जो हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं। और इस बटन को अब हम डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम साइन आउट डॉट php पे जाएंगे और साइन आउट डॉट php पे सिंपल सा एक छोटा सा कोड है, या साइन आउट या लॉग आउट
ये एक छोटा सा कोड है, हम ये एज इट इज़ उठा लेते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है। मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और लॉग आउट लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। लॉग आउट नई फाइल बनाते हैं लॉग आउट डॉट PHP की। और यहाँ पे ये कोड डाल देते हैं। कोड सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिएगा, सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन को नया फंक्शन एक कॉल कर रहे हैं, सेशन डिस्ट्रॉय। लॉग आउट पे जब आएंगे तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, और जब सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम यूज़र को लिस्ट डॉट PHP पे नहीं ले जाना चाह रहे, बल्कि हम कह रहे हैं लॉग इन डॉट PHP पे चले जाओ। लॉग इन डॉट PHP पे उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, सिंपल है। अब दोबारा लॉग इन करो तो फिर आ जाओ। अच्छा जी, हेडर डॉट PHP में हम यहाँ पे साइन इन नहीं लिखते, साइन आउट लिखते हैं, या लॉग आउट। सही है जी। अब हम सेशन, क्या हुआ, शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, हमारी CSS खराब हो चुकी है। चले बहरहाल, ये कुछ CSS का इशू आया। हमने हेडर कहाँ से उठाया था, CSS में कुछ इशू आया। ये साइड बार थी, हाँ ये हम उठाते हैं यहाँ से। चलें, ये साइन आउट बटन है, और यहाँ से हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे। अब ज़रा देखिएगा, सेशन बनाना भी हमने सीख लिया, सेशन को डिस्ट्रॉय करना भी सीख लिया। अब देखते हैं, लिस्ट डॉट PHP को कोई साहिब एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी हमारा सेशन एग्जिस्ट नहीं करता, हमने लॉगिन नहीं किया, इसके बावजूद हम लिस्ट डॉट PHP को और बाकी पेजेस को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये पेजेस एक्सेसिबल ना हो जब तक कि यूज़र लॉगिन ना कर ले। तो ये कैसे करेंगे, ज़रा देखिएगा। वो सेशन की अरे अभी हमें ज़रा सपोर्ट करेगी इस मामले में। यहाँ पे इस पेज पे आते हैं, यहाँ पे हम आके पहले सेशन को चेक करते हैं। सेशन को चेक करने का मतलब ये है कि सेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसको चेक करने के लिए हम सेशन को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, कोड कॉपी कर लिया और उसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। तो एक छोटा सा एरर आएगा, सेशन में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा ये ज़रा देख लेते हैं, पहले एक दफ़ा ट्राई करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है और कह रहे हैं जी वेरिएबल सेशन नॉट एग्जिस्टिंग। हमने कहा था कि अगर हम सेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो सेशन को हमें स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर हम सेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे तो सेशन हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। और सेशन को स्टार्ट करने के लिए ये एक फंक्शन यूज़ होता है, इस फंक्शन को हम टॉप पे लिखेंगे तो सेशन एक्सेसिबल होगा हमारे लिए। तो चलते हैं, ये फंक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेशन स्टार्ट होगा तो सेशन की अरे भी एक्सेसिबल होगी। अब ज़रा हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये अरे में कुछ भी नहीं है, सेशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए कि हमने लॉगिन नहीं किया। अगर हम लॉगिन करेंगे तो सेशन होगा, अदरवाइज सेशन नहीं होगा। तो एक दफ़ा लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया तो देखें सेशन एग्जिस्ट करता है। अब हम ज़रा एक छोटी सी यहाँ पे चेक लगा देते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन हो
तो फिर तो ये पेज वो विजिट कर पाए। अगर वो लॉगिन नहीं है, सेशन में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको हम लॉगिन डॉट पी एच पी पे रीडायरेक्ट करवा दें। तो देखिएगा ये कैसे लगेगी। सिंपल सी एक इफ एल्स हमने लगानी है पेज के टॉप पे ही। यहाँ पे चलते हैं और एक कोड लगाते हैं, एक इफ लगाते हैं, इफ इज सेट अंडरस्कोर सेशन यूजर नेम। अगर सेशन में यूजर नेम एग्जिस्ट करता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करता, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर हम यूज कर लेते हैं। अगर ये सेट नहीं है तो यूजर को हम लेके चलते हैं कहाँ पे, लॉगिन डॉट पी एच पी पे। तो ये जेएस फंक्शन यूज कर लेते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी पे रिडायरेक्ट करवाने के लिए। ठीक जी। अगर यूजर नेम मौजूद है तो फिर तो ये पेज वो एक्सेस कर पाए, और अगर वो नहीं मौजूद तो ये पेज एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। पेज को रिफ्रेश करते हैं ज़रा। सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड लाइन 8 पे, लाइन 8 लाइन 8 लाइन 8 कहाँ पे आ गई? हाँ, यहाँ पे एक और ब्रैकेट हमें एंड करनी थी, वो नहीं लगाई। चलिए देखिएगा ये पेज हमारे लिए एक्सेसिबल है। क्यों एक्सेसिबल है? क्योंकि हमने लॉगिन किया हुआ है। अब मैं ज़रा लॉग आउट करता हूँ यहाँ से। मैंने लॉग आउट किया, अब मैं लॉगिन पेज पे आ चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा मैं लिस्ट डॉट पी एच पी पे जाऊँ। तो मैं यहाँ पे खुद से लिखता हूँ लिस्ट डॉट पी एच पी। ये देखिएगा मैंने टॉप पे लिखा यूआरएल बार में लिस्ट डॉट पी एच पी, और मैं इंटर करता हूँ, और मुझे लिस्ट डॉट पी एच पी एक्सेसिबल नहीं होगा। मैं दोबारा इधर ही आ गया। मैं जितनी दफ़ा मर्जी इसको लिखूँ लिस्ट डॉट पी एच पी और एंटर करूँगा, लेकिन लिस्ट डॉट पी एच पी मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, और मुझे हर दफ़ा यहाँ पे लॉगिन पे लेके आ रहा है और कह रहा है कि ज़रा लॉगिन करो फिर लिस्ट डॉट पी एच पी का विजिट आपको करवाते हैं। ठीक जी। ये वहाँ पे सिक्योरिटी चेक एक लग गया जो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा और मुझसे आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है। ठीक जी। चलें दोबारा से इसको लिखते हैं, यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो तब मुझे एक्सेस मिलेगी। अब मुझे एक्सेस मिल रही है, अदरवाइज नहीं मिल रही। अब मैं अगर डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, यहाँ से साइन आउट कर देता हूँ, फिर लिख ये वाला पेज मुझे एक्सेसिबल नहीं होगा। और ये सिंपल क्या करने से हुआ, एक छोटा सा चेक लगाने से यहाँ पे ये काम हो गया। सेशन की अरे एग्जिस्ट करती है यहाँ पे भी, हालांकि सेशन लॉगिन डॉट पी एच पी पे हमने सेट किया था, और अब मुझे मिल हर जगह रहा है। इस फाइल में भी मैंने जस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे, और मुझे वो सेशन की अरे यहाँ पे भी मिल गई। और इसी तरह मैं इस पेज पे भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। लॉग आउट पे तो ऑलरेडी वो एक्सेस किया जा रहा है, और यहाँ पे भी हर पेज पे मुझे वो एक्सेसिबल होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हमने बना लिया, सेशन भी आपको समझ में आ गया। आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप चीज़ें मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आप इसको करना शुरू कर दें। मैं आपकी क्यूरीज का वेट कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कोई क्यूरी नहीं है तो ये काम स्टार्ट कर दें। सेशन और ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल अभी बनाएं। लॉगिन डॉट पी एच पी का कोड मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। सेशन टॉप पे स्टार्ट किया हुआ है, और ये फॉर्म है, और फॉर्म से नीचे ये बेसिकली सारा का सारा वो कोड है जो हमने किया।
जी बिल्कुल, यूज़र वाले टेबल में ऐसे ही डेटा इंटर करवाना है। एक साइन अप डॉट पीएचपी बना लीजिएगा और उसमें एक फॉर्म डाल दीजिएगा, और उसमें मैंने जैसे बताया शुरू में क्या क्या इनपुट फील्ड्स होनी चाहिए वो आप ऐड कर लीजिएगा, और उसके बाद यूज़र साइन अप होना शुरू हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। फिर आप लॉगिन वाला मॉड्यूल आगे चलाइएगा जो मैंने आगे बताया आपको। फरवा, आपने अभी तक कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जो अभी तक आपने काम किया, कल ज़रूर इसको कीजिएगा। अगर आपके पास अभी ये फैसिलिटी है तो अभी आप मुझे दिखा सकती हैं, अदरवाइज ये लॉगिन मॉड्यूल भी बनाने के बाद कल ज़रूर दिखाइएगा ये काम। चंद मिनट में ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकती हैं। अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है तो एरर मुझे दिखाएं वो है क्या, तो फिर मुझे आइडिया होगा कि आपके पास एरर क्या आ रहा है। और अदरवाइज आप स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगी तो इमीडिएटली वो हम उसको देख पाएंगे और ज़्यादा से जल्दी से एरर रिजॉल्व भी हो पाएगा। वरना आप एरर को यहाँ पे पेस्ट करें, मैं थोड़ा सा आइडिया तो आपको बता दूंगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो एग्जैक्टली एरर रिमूव हो जाए नहीं हो जाए। ज़रा दिखाइएगा। जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें या फिर स्क्रीन शेयर करें तो मुझे आइडिया होगा कि क्या एरर है आपके पास। चलें, आप एरर जो आ रहा है वो एरर मुझे यहाँ पे कमेंट्स में पेस्ट कर दें, मैं आपको कुछ ना कुछ आइडिया दे देता हूँ। जी, किसी की कोई और क्यूरी हो तो वो कर सकते हैं। ये लेक्चर एंड होने को है।
जी, आप इस काम को कंप्लीट कीजिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।